चलिए स्टार्ट हो गया। हेलो शाम जा रहा है ना आप लोगों के पास? स्टार्ट किया जाए तो चलिए, ये आपका फोर्थ चैप्टर मोमेंट का है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन देख लेने से होता है कि पढ़ते पीरियड में क्वेश्चन का आंसर दिखने लगता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है कि व्हाट आर द टू थिंग्स, टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्या दो विचित्र चीजें हैं जो गुरु और डिसिपल उनके फूल्स के किंगडम में पाते हैं? कौन सी ऐसी दो स्ट्रेंज चीजें हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? जो डिसिपल था वह क्यों फूल्स के किंगडम में रहने का डिसीजन लिया, डिसाइड किया? इज इट अ गुड आइडिया? क्या यह अच्छा आइडिया है उसका? थर्ड नंबर, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंगडम कोर्ट। उन सारे लोगों का नेम मेंशन करना है जो लोग किंग्स के कोर्ट में आए हुए थे और अपनी सफाई दिए हुए थे। एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल। और क्या रीजन था और किस रीजन से उनको बुलाया जाता था और उन लोगों ने क्या अपने तरफ से बचाव रखा था। नंबर 4, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? राजा के अकॉर्डिंग कौन सा रियल यानी वास्तविक कल्प्रिट दोषी है, कौन सा है? व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? आखिर क्यों वो पनिशमेंट से एस्केप हो गया, हट गया। 5, व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? बुद्धिमानी भरी कौन सी बातें थी गुरु की? व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम? कब डिसिपल ने उन्हें याद किया था, उन बातों को जो वर्ड्स गुरु ने बताया था। 6, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? किस तरह से गुरु ने डिसिपल के लाइफ को सेव किया था? क्योंकि वहां पे उसके साथ कुछ घटना घटने वाली थी, तो वहां पे गुरु ने उसे बचाया हुआ था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट है कि इट इज बिलीव्ड दैट fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? ये विश्वास किया जाता है कि मूर्खों को that fools are so dangerous, मूर्ख उतने खतरनाक होते हैं कि only very wise people यानी कि केवल बहुत ही बुद्धिमान आदमी can manage them, मूर्खों को केवल बहुत ही बुद्धिमान आदमी मैनेज करके रख सकता है। रीजन के फूल्स जो होते हैं काफी डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, है ना। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में फूल्स कौन है, मूर्ख कौन है? व्हाट हैपेंस टू देम? और फिर उन लोगों के साथ क्या होता है, हुआ क्या, ठीक ना। नेक्स्ट, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। उन मूर्खों के साम्राज्य यानी कि किंगडम में बोथ यानी दोनों, राजा और उसके मिनिस्टर जो थे, दोनों के दोनों मूर्ख थे, इडियट्स थे।
They did not want to run things like other things. वे लोग दूसरे राजाओं की तरह वे लोग अपने राज्य को नहीं चलाना चाहते थे। वे लोग दूसरे जिस तरह राजा अपने किंगडम को चलाते थे उस तरह से ये लोग नहीं चलाना चाहते थे। So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन दोनों ने, दोनों मूर्ख राजा और उसके मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया कि रात को दिन में बदल देते हैं और दिन को रात में बदल देते हैं। उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि रात को दिन में और दिन को रात में बदल देते हैं और राजाओं की तरह हम लोग नहीं करेंगे, हम लोगों का रास्ता कुछ अलग होगा। नेक्स्ट, they ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business. सारे लोगों को ऑर्डर दिया गया कि प्रत्येक आदमी रात में एट नाइट, रात में जगे और दिन भर अपना जो भी उनका बिजनेस है, जो भी काम है, जो खेतों में काम करते हैं, अपने खेतों में काम करें रात भर और दिन भर सोएं। ये उन्होंने ऑर्डर वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया कि जितने भी लोग हैं सबको रात भर काम करना है, जगना है और पूरे दिन सोना है, औरों की तरह कोई काम। और जो राजा थे दूसरे दूसरे जगह पे उनकी तरह ये लोग नहीं काम कर रहे थे, सीधा चेंज कर दिया पूरा सिस्टम को। ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद आपको अपना काम करना, ये ऑर्डर चारों तरफ दे दिया गया। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य कैम अप होते हैं, उग जाते हैं, वैसे ही सभी को गो टू बेड, सभी लोग अपने बिस्तर पे चले जाएंगे और सो जाएंगे। ये सबको ऑर्डर दे दिया गया। एनीवन हु डिसओबेड, डिसओबेड का मतलब होता है अवहेलना करना। अगर कोई भी डिसओबेड करता है वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, कोई भी डिसओबेड करेगा तो उसे मृत्यु दंड दी जाएगी। पनिश्ड विथ डेथ मतलब मृत्यु दंड दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोग वैसे ही करने लगे। एज दे वर टोल्ड, जिस तरह से उन लोगों को बताया गया था उसी तरह से लोग मरने के डर से, फॉर फियर ऑफ डेथ, मरने के डर से वे लोग जिस तरह से राजा ने ऑर्डर दिया था उसी तरह से सारे लोग करने लगे। फिर द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और उनके जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, वे दोनों काफी खुश थे, डिलाइटेड थे एट देयर सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, उनका जो कारनामा था वह सफल रहा। इस चीज को लेकर वो दोनों के दोनों काफी डिलाइटेड थे, काफी प्रसन्न हुए कि हमने जो प्लान बनाया, जो प्रोजेक्ट बनाया, वो हम लोगों का प्रोजेक्ट क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल, एक दिन की बात है कि एक गुरु और उनका एक शिष्य, डिसिपल, अराइव्ड इन द सिटी, उस शहर में आया जहां पे इन राजाओं का राज चलता था, उनके शहर में आया। दोनों आए, दोनों गुरु एंड डिसिपल। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, वह सिटी जो थी काफी सुंदर, बहुत अच्छा था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, पूरा उजाला था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी उस शहर में आस पास इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी दिख नहीं रहा था वहां पर। लाइट था, दिन का समय था, लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था। रीजन कि किंग और इसके मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था कि किसी को भी दिन में बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई दिन में बाहर निकलता है तो उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। इसी डर से सारे के सारे लोग रात भर काम करते थे और दिन भर अपने घर में रहते और सोते थे, बस। नेक्स्ट, एवरीवन वाज asleep, कोई भी शहर में दिख नहीं रहा था, सभी के सभी क्या थे, सोए हुए थे। नॉट a mouse, a string, even the cattle had been taught to sleep by day, वहां पे एक इवन चूहा तक वहां पे नहीं दिख रहा था, इधर उधर दौड़ते भागते हुए, इधर उधर आते जाते। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, जानवरों को भी उनको सिखा दिया गया था कि उनको दिन भर क्या करना है, सोना है, उन्हें भी ये लेसन दे दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स
वर अमेज्ड, और वो जो दोनों गुरु और शिष्य जो आए हुए थे, दोनों आदमी अमेज्ड था। अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित था, दोनों के दोनों आश्चर्यचकित थे, चंभित थे, बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, जो उन लोगों ने शहर में देखा कि सभी लोग दिन भर सोए हुए हैं, इवन कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, जानवर भी नहीं दिख रहे, जानवर भी सोए हुए हैं, तो इसलिए वे लोग आश्चर्यचकित हुए। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, शाम तक वे लोग इधर उधर शहर में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, और जैसे ही शाम हुआ सारे के सारे लोग उठ गए, एक अचानक ही उठे, और सभी लोग जो भी रात में उन लोगों का काम होता था, जो भी दिन वाला काम था, वे लोग रात में फटाफट अपना काम शुरू किया, जिसका जो भी काम था शुरू कर दिए। द टू मैन वर हंग्री, जो दो व्यक्ति थे, दोनों आदमी गुरु एंड डिसिपल, भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और जैसे ही रात हुआ तो दुकानें खुल गई। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, और वे लोग कुछ खाना पीना बनाने के लिए, कुछ सामग्री खरीदने के लिए दुकान पे गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, ये देखा गया कि जितने भी वहां पे चीजें बिक रही थी, सबका कॉस्ट सेम था, सबकी कीमत सेम थी। और कितनी थी? अ सिंगल डड्डू, डड्डू एक मुद्रा होता है 1 रुपए का, जो सामान खरीदो सब 1 रुपए में मिलता था, सब कुछ 1 रुपए में मिलता था। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ डड्डू, वह चाहे चावल खरीदो या किलो का पूरा गुच्छा खरीदो, सबका कॉस्ट एक ही था, 1 डड्डू, 1 ही रुपए। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और डिसिपल जो थे बेचारे दोनों के दोनों काफी खुश हुए कि यहाँ पे तो सामान जो है काफी चीप रेट में मिल रहा है, काफी सस्ती है, हर चीज बड़ी सस्ती है, कोई भी चीज खरीदो तो 1 रुपए में ही हो जा रहा है, इसलिए कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। इस बात को लेकर वे लोग क्या हुए, काफी ज्यादा खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ कभी भी वे लोग अपने जीवन में ऐसा कुछ सुने नहीं थे कि 1 रुपए में हर चीज बिक रहा हो, कभी ये लोग सुने नहीं थे। They could buy all the food they wanted for a rupee. They could buy, वे सभी चीजों को खरीदे, जो जो चीजों की उन लोगों को आवश्यकता थी, फॉर अ रुपी, 1 रुपया में सबने उसे खरीद लिया था, जो जो उनको चाहिए था वह सब कुछ खरीद लिए थे। नेक्स्ट, when they had cooked and eaten, जब उन लोगों ने जो ग्रोसरी लेकर गए थे, जब उन लोगों ने ये तैयार किया, एंड इटन, और कुक करके और खाया, खाना खा लिए, द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, तो गुरु गुरु होता है आखिर, तो उन्हें रियलाइज हुआ, इस बात की थोड़ा रियलाइज हुआ कि ये जो है मूर्खों का किंगडम है, साम्राज्य है, ये मूर्खों का है, यहाँ पे जो राजा राज कर रहा है वो पक्का मूर्ख है। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, तो राजा ने ये रियलाइज किया कि ऐसे किंगडम में रहना अच्छा आइडिया नहीं होगा, ये किसी भी तरह से हमारे लिए सेफ नहीं है कि वहां पे ठहरा जाए, इनके किंगडम में रहना मूर्खता है, यहाँ पे रहनी अच्छी बात नहीं है। जब भी फ्री चीजें कभी मिलने लगी तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, ये फ्री इंटरेस्ट के साथ में लेके जाता है, इसलिए उन लोगों को उनको रियलाइज हो गया कि यहाँ ठहरना अच्छी बात नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, यह जगह हम लोगों के लायक नहीं है, लेट्स गो, यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि इतनी सस्ती चीज लफड़ा में डालेगा। He said to his disciple, उन्होंने अपने डिसिपल से कहा, जो उनका शिष्य था, उस शिष्य से उन्होंने कहा,
कहा, बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसिपल जो था, जो उनका शिष्य था, वो वहां से जाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि उससे हर चीज काफी सस्ती मिल जा रही थी। इसी कारण से वो समझता था कि आराम से यहीं पे रहो और कम पैसे में सस्ते सामान को खाओ पियो मस्त रहो। एवरीथिंग वाज चीप हियर, यहाँ पे सब कुछ सस्ती है। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो चीज हम लोग चाहते थे वो एकदम बिल्कुल क्या अच्छा है। चिप फूड, हम लोग चाहते थे कि सस्ता कहीं खाने पीने का चीजें हमें मिले, जो यहाँ पे हमें मिल रहा है तो सब कुछ तो ठीक ही है। द गुरु सेड, लेकिन गुरु को तो रियलाइज हो चुका था कि ये जो किंगडम है मूर्खों का है। तो गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, सभी के सभी जो हैं मूर्ख हैं। गुरु ने कहा, दिस ओन लास्ट वेरी लॉन्ग, यहाँ पे दिस ओन ये लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, यू कांट से, और कहा भी नहीं जा सकता है कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे केवल सब के सब क्या है, मूर्ख हैं। तो मूर्खों के साथ रहने में बहुत रिस्क है, कभी भी वे लोग सनक सकते हैं। जैसे पागल होगा सब सनकेगा तो फिर काफी महंगा पड़ जाएगा इन लोगों का ये चिप सामान खाना और खरीदना। इसलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। लेकिन डिसिपल जो था वह रेडी नहीं था। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसिपल था वह गुरु के उस बुद्धि पूर्ण बातों को थोड़ा सा भी नहीं सुना। वह नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह केवल वहीं रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड शेड, गुरु अंततः उन्होंने गुरु ने छोड़ दिया और कहा, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, तुमको जो करना है करो, मैं अब यहाँ से चला, तुमको रहना है रहो, चलना है चलो। एंड लेफ्ट, और उसे छोड़कर वहां से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, प्रतिदिन वह जो डिसिपल था जम के खाता था, कोई परेशानी नहीं था, वह जम के खाता था। ठीक है, पेट भर के खाता था। क्या खाता था? बनानाज एंड घी, राइस एंड विट, सब कुछ उसे एक पैसे 1 रुपए में मिल जाते थे, तो वो आराम से जम के खाता था। बनानाज, घी, राइस एंड विट, एंड ग्रीव फैट लाइक a stirred side sacred bull, और वह इतना मोटा हो गया, ग्रीव फैट, वह मोटा हो गया, जैसे कि गलियों में सड़कों पर जैसे सांड घूमता है उसी की तरह, एक सांड की तरह वह काफी ज्यादा मोटा ताजा तगड़ा हो गया। वह, इसमें कोई परेशानी आपको किसी भी सेंटेंस या किसी भी पैराग्राफ में अगर हो तो पैराग्राफ के बारे में बोलते चलिएगा, लाइन के बारे में किसी लाइन में प्रॉब्लम होगा तो लाइन भी अपना बोलते रहिएगा जहां पे आपको परेशानी होगा। नाउ नेक्स्ट, वन ब्राइट डे a thief broke into a rich merchant's house, एक दिन हुआ क्या कि दिन में पूरा उजाला था, तो एक चोर एक व्यापारी के घर में ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, एक फ्रेज है, उसी को भिटू बनाया गया है ब्रोक इनटू। ब्रेक इनटू एक फ्रेज है, मतलब कि जबरदस्ती प्रवेश करना। तो एक व्यापारी के घर में एक चोर जो था दिन में वह चला गया। He had made a hole in the wall and sneaked in, उसने क्या किया कि दीवार में होल कर दिया था, दीवार में होल कर दिया था और उसमें प्रवेश कर गया था। स्निक्ड इन, और उसमें वह आराम से प्रवेश कर गया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और घर, व्यापारी के घर गया और जितना हो सका वह लूटा, जितना सामान था
वो सारी चीजों को वह क्या किया, लूट लिया जितना उसे लूटना था। लूट लिया। The whole of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. और उसके बाद हुआ क्या कि जितना सामान था वह लूटना था उसे लूट लिया और उसे लेकर निकलने लगा। और जैसे वह निकलने लगा तो जो होल किया गया था दीवार वह पुराना था, कमजोर था, इसलिए वह ढह गया। कलैप्स्ड, जो वर्ड है कलैप्स्ड, कलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना। उसके सर पे गिरा एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसे उसी स्पॉट पे क्या कर दिया, मार डाला। दीवार गिर गया और वह बेचारा जो चोर था मर गया। His brother ran to the king and complained. उसका जो भाई था वो दौड़ते हुए हाँफते हुए राजा के पास गया और वहां पे कंप्लेन कर दिया, शिकायत कर दिया। योर हाइनेस, महामहिम, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपना पुराना, एंशियंट मतलब होता है पुराना, जो पुराना उसका ट्रेड था, व्यवसाय था, जब वो कर रहा था, a wall fell on him, एक दीवार उसके सर पे गिरा एंड किल्ड हिम, और उसे वह क्या कर दिया, मार दिया। मतलब कि वह उसी कारण से वह मर गया। दीवार गिर गया सर पर और वह मेरा भाई जो था मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, यह जो मर्चेंट व्यापारी है मैं इसी को इसका कारण मानता हूँ। ब्लेम, मैं इसी को अपना कारण मानता हूँ कि मेरा भाई इसी के कारण से मरा है। He should have built a good a strong wall, इस व्यापारी को अपने घर की दीवार जो था काफी मजबूत बनाना चाहिए था। अगर वो मजबूत बनाया, देखिए एक फ्रेज है यहाँ पर कि शुड हैव बिल्ट, बिल्ड होता है भीवन और उसका भीतरी होता है बिल्ट, तो शुड हैव बिल्ट का मतलब होता है कि चाहिए था, उसका हिंदी होता है चाहिए था, है ना। तो उस व्यापारी को दीवार को काफी मजबूत बनाना, अच्छा बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तो फिर वह कहता है उसका भाई कि आपको इस रॉन्ग डूअर यानी कि गलत करने वाले को पनिशमेंट देना अवश्य चाहिए, अवश्य आपको इसे पनिशमेंट देना चाहिए जो गलत किया है। गलत का मतलब ये मर्चेंट जो गलत किया है, दीवार कमजोर बनाए, इसको अवश्य ही आपको पनिशमेंट देना चाहिए। एंड कंपनसेट का मतलब होता है मुआवजा। जैसे कि मेरा भाई मरा हुआ है तो इसके लिए फैमिली को, परिवार वालों को मुआवजा देना चाहिए फॉर दिस इनजस्टिस, जो उसके साथ अन्याय हुआ है। दीवार गिर गया, कमजोर दीवार बनवाने के कारण जो गिर गया तो उसके साथ ये अन्याय हुआ, और इसी अन्याय के लिए उसे कंपनसेट करना चाहिए, उसे क्षतिपूर्ति करना चाहिए, यानी कि कुछ पैसे वगैरह उसे देना चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, तो राजा ने कहा निश्चित ही जस्टिस होगा, तुम्हारे भाई के साथ न्याय होगा, जो उसके साथ गलत हुआ है वह उसके साथ न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत ही, एट वंस एक फ्रेज है जिसका हिंदी होता है तुरंत, और तुरंत ही उस घर के मालिक को बुलाया गया। तुरंत अपने मैसेंजर्स को भेजे और उसे बुलवाए, तुरंत बुलवाए। हु इज दैट? माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम। मेरे भगवान, मेरे प्रभु, यह जो दीवार बना है वह मेरे फादर के टाइम में बना है, हमने नहीं बनवाया, वो हमारे फादर बनवाए हुए थे। आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन। कुछ छूट रहा है, उसको बुलाया गया। हु इज दैट? कौन है वो? तो मेरे फादर्स के टाइम में ये बना हुआ था घर। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, और वह जो घर को बनाया था वह क्या हो गया अभी, वह वृद्ध हो चुका है, वह वृद्ध हो गया है। ही लिव्स नियर बाय, वह मेरे पास ही रहता है, मतलब कि मेरे बगल में रहता है वो। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall.
तो राजा ने अपने मैसेंजर को वहां भेजा और बोला कि जो दीवार, जैसे कि जो मकान जिसका था, उसने ये कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, शायद कुछ कट जा रहा है, पॉइंट दिख नहीं रहा है, ये गलती मेरी नहीं है, ये तो गलती उसकी है जिसने यह दीवार बनाई है, ये मेरी गलती नहीं है, इसलिए महामहिम आप उसको बुलवाइए, वह एक वृद्ध हो चुका है और वह मेरे घर के आसपास नजदीक में ही रहता है। तो राजा ने मैसेंजर को सेंड किया टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, और फिर उसको बुलाया गया जिसने दीवार को बनाया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, उन उन लोगों ने उसे लाया, हाथ और पैर बांध के लाया, जिसने घर बनाया था उसको लाया गया, हाथ पैर बांध के लाया गया। फिर क्या हुआ? यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने फादर के टाइम में तुमने इनका घर बनाया था? तो फिर उसने कहा, यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने ही बनवाया था, मेरे महामहिम हम ही ने घर बनवाया था। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, किस प्रकार की दीवार तुमने बनाया था? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, किस प्रकार का दीवार कमजोर बनाया था कि इस बेचारे आदमी के ऊपर दीवार गिर गया, और इस दीवार गिरने से वह क्या हुआ? बेचारा मर गया। किस तरह की दीवार बनाए थे? यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम लोगों को तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट देनी है, मतलब कि तुमने एक मर्डर का काम किया है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। और वह पनिशमेंट क्या है? बाय डेथ, तुमको मृत्यु दंड दी जाएगी, हम लोग को देना है तुम्हें मृत्यु दंड, मौत के बदले मौत। नेक्स्ट, बिफोर द किंग could order the execution, राजा राजा के उस कार्यान्वित करने का जो ऑर्डर था उसके पहले, जैसे कि उसे बोला गया कि तुमको मृत्यु दंड दी जाएगी, तो उस मृत्यु दंड देने के पहले द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उन्होंने आग्रह किया, जो दीवार बनाया था उसने आग्रह किया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, मेरे महामहिम आप ऑर्डर देने के पहले जो मृत्यु दंड देना चाहते हैं उसके पहले मेरी बातों को जरा पहले सुन तो लीजिए पहले मेरी बात कि हुआ क्या था। आप केवल मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। इट इज ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सही है कि मैंने ही उस दीवार को बनाया था, एंड इट वॉज नो गुड, और वह अच्छा नहीं बना था, ये हम मानते हैं, ये वास्तविकता है, यही सच्चाई है कि वह दीवार अच्छा बना नहीं था। बट दैट वाज बिकॉज माय माइंड वाज नॉट ऑन इट, रीजन ये था कि दीवार अच्छा नहीं बना कि मेरा जो दिमाग था उस समय उस काम में नहीं था, जब हम दीवार बना रहे थे तो उस समय मेरा दिमाग वहां पे नहीं था। आई रिमेम्बर वेरी वेल a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. अब उसने कहा कि देखिए मुझे अच्छी तरह से याद है, आई रिमेम्बर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है कि और डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की, हु वाज गोइंग अप एंड डाउन, जब हम दीवार बना रहे थे तो एक नाचने वाली लड़की जो थी आ रही थी जा रही थी उसी सड़क से, जिस सड़क के किनारे हम दीवार बना रहे थे। दैट स्ट्रीट ऑल डे, पूरे दिन वह आती रही जाती रही, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। डे विथ हर एंकलेट जिंगलिंग, और वह अपने पैर में जो पायल था उसको खनखनाते हुए छनछनाते हुए वह आ रही थी और जा रही थी, पैर के पायल को वह बजाते हुए जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी। यही रीजन है कि आई कुड नॉट कीप माई आईज, यही रीजन है कि मैं ध्यान नहीं दे सका दीवार के ऊपर, और माई माइंड ऑन दी वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और उस दीवार को जिसको मैं बना रहा था
वहां पे हमारा ध्यान नहीं था। यही रीजन है कि वो आ रही थी, जा रही थी, यंग थी, इसलिए उसको देखने के चक्कर में मेरा ध्यान जो था इस काम पे नहीं, बल्कि उसको देखने के चक्कर में पूरा दिन मेरा ध्यान रहा उधर ही। यही रीजन है कि मेरा ध्यान वहां पे नहीं था। यू आर राइट, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। फिर राजा को उसने कहा, कौन, जो दीवार बनाया था, उसने राजा को कहा कि यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको अवश्य ही उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए यहाँ पे। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं ये भी जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। वह जहाँ रहती है मुझे उस जगह के बारे में जानकारी है। फिर राजा क्या कहते हैं कि यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज नॉट इजी टू जज। या केस जो है अब काफी डिपेंस होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। ये जो डिसीजन देना है हमें, या धीरे धीरे ये क्या काफी जटिल होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हम लोगों को अवश्य ही इसकी जांच करनी चाहिए। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, अवश्य ही जांच करनी चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल, कठिन, हार्ड, ऐसे जटिल केस को जज करना यह आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। लेट अस गेट दैट डांसर। फिर राजा ने कहा कि चलो उस डांसर को बुलाते हैं। वेरीवर शी इज, जहां कहीं वो डांसर है। अब फिर हम लोग अब उसको बुलाते हैं, उस डांसर को बुलाया जाए, चलो उसको बुलाते हैं। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, और वह जो उस समय की डांसिंग गर्ल थी अब क्या हो गई है, वह एक वृद्ध औरत हो गई है, वह वृद्ध हो गई है। केम ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल का मतलब होता है, केम ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपते हुए, थरथराते हुए, हिलते हुए, टू द कोर्ट, राजा के कोर्ट में वह थरथराते हुए, कांपते हुए वह आई। तो राजा ने पूछा, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी इयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? तो फिर राजा ने सीधा उससे पूछा एक छोटा सा सवाल कि क्या तुम, डिड यू वॉक अप एंड डाउन, क्या तुम आ रही थी, जा रही थी उस सड़क से, बहुत मेनी इयर्स अगो, बहुत साल पहले, क्या तुम उस सड़क से आ रही थी, जा रही थी? वाइल दिस पुअर मैन, जब ये गरीब आदमी दीवार को बना रहा था, तो क्या तुम आ रही थी, जा रही थी उस समय? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था? तो फिर कहती है वो डांसिंग गर्ल जो वृद्ध हो गई है, यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे यह बहुत अच्छे तरीके से याद है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैंने इसे देखा था, और ये भी देख रहा था, ये भी देख रहा था, और मैं भी देख रही थी, और पूरे स्ट्रीट सड़क पे उस गली में मैं पूरी दिन आती जाती रही वहां पर। कंटिन्यू, ठीक है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन with your anklets jingling, you were young। तब फिर कहता है कि इसी कारण से तुम वहां पे आ रही थी और जा रही थी, और पायल को खनका रही थी, खनकाते हुए जा रही थी, और पायल को फिर बजाते हुए फिर वापस आ रही थी और जा रही थी। अच्छा, यू वर यंग, इसका मतलब कि तुम उस समय यंग थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुम जो यंग थे इस दीवार बनाने वाले आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ध्यान काम से भटका देना। तो यही रीजन है कि तुमने उसको, काम करने वाले का ध्यान जो था इधर उधर भटका दिया था, विचलित कर दिया था उसके मन को। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, और इसी कारण से उसने एक खराब दीवार को बनाया था। अच्छा, अभी तक के किसी भी लाइन में कोई दिक्कत है आपको? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है सब किसी का? एक चैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुड। जिसको दिक्कत होगा वह बोलता रहेगा, जहां परेशानी होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर भी देखना है हम लोगों को।
तो चलिए पहले उधर क्वेश्चन था कि पहली बार कौन कोर्ट में आया था, तो जो हाउस का ऑनर था, ऑनर आया था। उसके बाद में कौन आया, तो वह ब्रिकलेयर आया। सेकंड में वह आया, वह अपना सफाई दिया। और थर्ड में कौन आया, डांसिंग गर्ल आई। आगे एक क्वेश्चन था कि जितने भी हैं लोगों का मेंशन करना है, कौन कौन आया था और कौन कौन अपना सफाई, क्या क्या सफाई दी थी, ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं। तो पहले आया हाउस ऑनर, सेकेंड में आया ब्रिक्सलेयर, थर्ड में डांसिंग गर्ल, और वो अपना अपना सफाई जो जो बात है वो अपना दे रहे हैं। ये सफाई आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे, अच्छा, इसी रीजन से तुम आ रही थी, जा रही थी, पायल की खनकार से तुमने मेरे ये जो बेचारा गरीब आदमी है इसके ध्यान को तुमने भटका दिया था। इसी कारण से इसने इसको इससे कमजोर दीवार बना दिया। When the merchant arrived, oh, sorry, just wait, यहाँ पे कुछ छूट रहा है जो आ नहीं पा रहा है। 21, 22, now and then कुछ छूट रहा है ऊपर। एक सेकंड, just wait। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर में दो चार वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आ ही नहीं रहा था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसी रीजन से उसने उस दीवार को कमजोर बना दिया था। ओके, और इसी कारण से इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। और यही रीजन था कि दीवार उसके ऊपर गिर गया और वह मर गया। तो फिर राजा ने कहा कि यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुम्हारे इसी कारण से, यानी कि तुमने ही इस इनोसेंट आदमी की हत्या किया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। फिर वह डांसिंग गर्ल थी, शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माय लॉर्ड वेट। वह कुछ पल के लिए, एक मिनट के लिए सोची और फिर बोली, मेरे महामहिम, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, आप रुक जाइए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मैं बताती हूँ कि मैं क्यों उस दिन उस सड़क पे आ रही थी और जा रही थी। क्या रीजन था कि मैं आ रही थी, जा रही थी, मैं आपको वह रीजन बताती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा था, मेरे आने जाने का वहां पे क्यों काम चल रहा था। आई हैड गिवन सम गोल्ड,
टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने क्या किया था कि कुछ गोल्ड दिए हुए थे, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार को मैंने दिया था कि ये लो टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैं अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने सुनार को सोने दिए हुए थे, ठीक ना। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट होता है कि वह एक बहुत ही लेजी, आलसी, वह दुष्ट व्यक्ति है, ठीक ना। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस। जब मैंने दे दिया उसे बनाने के लिए तो वह बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना रहा था, वह बहुत सारे बहाना बना रहा था। शेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। वह कह रहा था कि अभी बना के देते हैं, फिर कहता कि अच्छा थोड़ी देर में बना के देते हैं, थोड़ी देर में आइए, अच्छा 10 मिनट के बाद आइए, ऐसे करके वह बहाने बना रहा था। एंड सो ऑन ऑल डे। और पूरे दिन वह मुझसे बहाना बनाता रहा, पूरे दिन वह मुझसे बहाना बनाता रहा, है ना। तो फिर पूरे दिन वह बहाना बनाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। उस दिन हुआ क्या था कि पूरे दिन भर में वह मुझे दर्जनों बार अपने यहाँ बुलाया था, बहाना बना रहा था, ठीक है। वह दर्जनों बार मुझे अपने घर पे बुलाया था और बहाना वह बना रहा था, बहाना बनाया था। और दर्जन बार हम उस सड़क से आए थे, गए थे। इसी कारण से जो दीवार बना रहा था वो उसका जो माइंड था डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हम आज जब भी आ रहे थे तो मैं हमारी जो पायल थी वो बज रही थी, उस साउंड से वह डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था। यही कारण है कि वह काम दिए थे, वह काम किया नहीं था और दर्जनों बार मुझे बुलाया हुआ था। यही रीजन था और कोई रीजन नहीं था। दैट वाज when this bricklayer saw me। उसी समय उसने मुझे देखा था। It is not my fault, my lord, it is the damned goldsmith's fault। damned का भी मतलब होता है दुष्ट। यह उस सुनार का फॉल्ट है, जो दुष्ट सुनार है उसी का यह फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। फिर राजा ने कहा, थॉट द किंग। राजा ने ये सोचा कि ये सही कह रही है, यही सही कह रही है कि यही कारण है, इसके मरने का कारण कोई और नहीं बल्कि वह कौन है, सोनार है। ना वह इसे बार बार बुलाता, ना ही ध्यान उसका उधर जाता, डिस्ट्रैक्ट होता, और ना ही कमजोर दीवार बनाता और कमजोर के कारण वह दीवार गिरा। तो सबसे बड़ा रीजन कौन है, ये कल्प्रिट कौन है, तो सुना। Weighing the evidence, we have got the real culprit at last। एविडेंस यानी कि गवाह को सुनते हुए उसने कहा कि आखिर हम लोग जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल कल्प्रिट एक वर्ड है जिसका हिंदी होता है दोषी, जो रियल दोषी है अंततः वह पकड़ा गया। यही है सबसे बड़ा दोषी इस काम का। गेट द गोल्ड स्मिथ वेरीवर ही इज हाइडिंग एट वंस। राजा ने ऑर्डर किया अपने सिपाहियों को कि जाओ, जहां कहीं भी वो हाइडिंग हो, जहां कहीं छुपा हुआ हो, जाओ उस सुनार को पकड़ के लाओ। जाओ पकड़ो, जितना जल्दी हो सके, एडवांस जल्दी से पकड़ के लाओ। द किंग्स वेल सर्च। किंग्स के जो सिपाही थे वे सर्च शुरू कर दिए, सर्च करना शुरू कर दिए, ढूंढने लगे गोल्ड स्मिथ को। हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। वो अपने दुकान के कॉर्नर में बेचारा डर के मारे छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एग्जीक्यूशन, जब उसने वो पनिशमेंट सुना था कि कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, तो उसी डर से वह क्या था, सुना हुआ था अगेंस्ट हिम। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। फिर वह देखा कि जब सिपाही आ ही गए तो उतने ही समय में वह अपना खुद का एक स्टोरी बना लिया। वह जो सुनार था खुद का स्टोरी बना लिया कि अब हम जाके राजा के सामने जब जाएंगे तो हम कौन सी स्टोरी कहेंगे। जाते ही अब कह रहा है, माय लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट इज ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माय डोर। ये सही है मेरे महामहिम, ये सही है कि मैंने इस डांसर को अपने यहाँ दरवाजे पर, अपने घर पर कई बार मैंने बुलाया। कम मेनी टाइम्स, कितनी बार मैंने इसे बुलाया।
आई गेव हर एक्सक्यूजेज, और मैंने उससे एक्सक्यूजेज भी दिया, मैंने बहुत उसे परेशान भी किया, एक्सक्यूज दिया, बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिचमेंट। फिर उसने कहा, अपना स्टोरी बना लिया, बोला कि ये तो सही बात है कि अब मैंने इसे कई बार बुलाया, आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने कितनी बार उसे एक्सक्यूज भी किया, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, कि रिच मर्चेंट्स जो था वह अमीर व्यापारी का जो ऑर्डर था उसके पहले मैं इसका ज्वेलरी जो था बना के नहीं दिया था, नहीं बना पाया उसका काम, मैं इस डांसर का जो ज्वेलरी था काम समाप्त नहीं कर पाया था। रीजन है कि मैं किसी और मर्चेंट यानी कि अमीर आदमी का, अमीर व्यापारी का ऑर्डर पूरा करने में लगा हुआ था, मैं उसका काम कर रहा था, इसीलिए इसका काम नहीं हो पाया। दे हैड दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उन लोगों के घर में शादी था और वो शादी का समय काफी नजदीक आ रहा था, एंड दे वुड नॉट वेट, और वे लोग इंतजार करने से मना कर दिए थे, वे लोग इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे। यू नो, आपको तो मालूम है ना, आपको तो मालूम है हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर, आपको तो मालूम है कि अमीर आदमी जो होते हैं, जो लोग भी अमीर होते हैं, कितने अधर्य आदमी होते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है अधर्य, जिनमें थोड़ी सी भी पेशेंस ना हो। अमीर आदमी के अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो चाहता है कि किसी भी तरह से मेरा काम जल्दी से जल्दी हो, चाहे उसका कॉस्ट ज्यादा ही क्यों न लगे, मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। ये बात तो आपको मालूम है। उस सुनार ने राजा से ये बात कहा। फिर हुआ कि हु इज दिस रिच मर्चेंट हु kept you from finishing this poor women's ज्वेलरी, कौन है वो रिच मर्चेंट, कौन है वो व्यापारी जो तुम्हें इस बेचारी औरत के गहने को बनाने से रोक रखा था, जो समाप्त काम नहीं करने दे रहा था, कौन है वो अमीर व्यापारी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जो उसका नहीं बना हुआ था गहना, इसलिए उसे बार बार आना और जाना पड़ रहा था, और उसके आने जाने से विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और यही, और हाँ, जो जिसके कारण से उसे बार बार आना जाना पड़ रहा था, और उसके आने और जाने से जो ये दीवार बनाने वाला था उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इधर उसका दिमाग इधर उधर चला गया था, काम में उसका दिमाग नहीं था। कौन है वो अमीर आदमी, कौन है अमीर व्यापारी। विच मेड अ मेस ऑफ दिस वॉल, और इसी कारण से वह इस दीवार को कमजोर बना दिया था। कौन है वो व्यापारी जो तुम्हें ऐसे करने के लिए मजबूर किया था, बोलो। विच हैज now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? और वही दीवार जो था उस इनोसेंट आदमी के सर पे गिरा, और उसी कारण से वह क्या हो गया था, मर गया था। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का नाम बोल दिया। राजा ने पूछा कि क्या तुम नाम बता सकते हो जिसके कारण ये सब हुआ है। वह कमजोर दीवार बनाया, उस डांसिंग गर्ल के आने और जाने से जो दीवार बनाने वाला आदमी था वह कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया था, डिस्ट्रैक्ट के कारण दीवार काफी कमजोर बन पाया, और इसी कारण से वह दीवार उस इनोसेंट आदमी के सर पे गिरा और बेचारा क्या हो गया, मर गया। तो उसने नाम बता दिया, एंड ही वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो उसने बता दिया कि कोई और नहीं है, ही वाज नन अदर देन, कोई वह दूसरा नहीं है, ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, घर का वही मेन ऑनर है, हुज वॉल हैड फॉलन, जिसका दीवार गिरा है कोई और नहीं बल्कि वही है।
जिसके कारण से ये सारा का सारा खेल हुआ है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। आखिर जस्टिस यानी कि न्याय घूम के एक जगह पे आ ही गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट। जब बड़ा ही दुर्व्यवहार से उस ऑनर को बुलाया गया, घर के ऑनर को बुलाया गया कोर्ट में। ही अराइव्ड क्राइंग, वह चिल्लाते हुए रोते हुए वो कहाँ आया? कोर्ट में आया। चिल्लाते हुए रोते हुए वह कोर्ट में आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड दिस ज्वेलरी। मेरे महामहिम और रोते रोते आया, बोला कि ये मैं नहीं था, वो तो मेरे फादर थे। हु ऑर्डर दी ज्वेलरी, जिन्होंने उस ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था। मैंने नहीं दिया था वो ज्वेलरी बनाने के लिए, वो तो मेरे फादर थे, वही दिए हुए थे ज्वेलरी बनाने के लिए। और वही बेचैन थे कि सबसे पहले मेरा काम करके दो। और वो क्या है? ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। फिर वह ऑनर बोला घर वाला कि वे तो मर चुके हैं और मैं क्या हूँ? इनोसेंट हूँ। ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने नहीं दिया था, मेरे फादर ने दिया था, और जो दिए थे वो तो मर चुके हैं और मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिप्ली। और जो राजा था अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, बात किया, एंड रूल्ड। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। ये साबित हुआ कि तुम्हारे जो फादर थे वही असली मर्डरर थे। असली मर्डरर वही थे जो कि मर चुके हैं। ही इज डेड, जो कि अभी वे मर चुके हैं। तुम्हारे फादर मर चुके हैं। बट somebody मस्ट बी punished इन हिज प्लेस। लेकिन जब मर्डर किए हैं, हत्या किए हैं, तो निश्चित ही उनके जगह पे किसी ना किसी को पनिशमेंट तो अवश्य ही मिलना चाहिए। किसी ना किसी को पनिशमेंट तो अवश्य मिलना चाहिए उनके जगह पे। यू हैव इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में। विरासत, विरासत का मतलब होता है पूर्वजों, पूर्वजों के द्वारा मिली हुई। तो you have inherited everything from that criminal father of yours। तुमने अपने उस क्रिमिनल फादर से सब कुछ इनहेरिटेड, उनको विरासत में उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है सब कुछ विरासत में मिली हुई है, तुम्हें ही मिली हुई है। हिज रिचेज, रिचेज का मतलब होता है सारा धन, एज वेल एज हिज सिंस, सारी प्रॉपर्टी तुम्हें विरासत में मिली हुई है। और साथ ही साथ उनकी जो भी पाप है वो अभी तुम्हें ही मिली है और मिलेगी भी। आई न्यू एट वंस, मुझे जल्दी ही पता लगा। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, ये तो मैं पहले ही पता कर लिया था। मेरा जैसे ही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो पता लग गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। कोई और नहीं बल्कि तुम अकेले ही इस हॉरिबल, भयानक अपराध का कारण हो, रूट हो, जड़ हो। कोई और नहीं बल्कि तुम ही इसके भयानक अपराध का जड़ हो। पहले ही नजर में हम तुमको देख लिए थे कि तुम ही हो। यू मस्ट डाई, अब तुम्हें अवश्य ही मरना होगा, कोई और नहीं मरने वाला है, अब तुम्हें ही मरना होगा। क्योंकि फादर का जो रिचेज, सिंस, सब तुमको इनहेरिटेड हुआ है, विरासत में मिली हुई है। तो अब आपको सिन का भी, पाप का भी दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम्हें अवश्य ही मरना है। चलिए, एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि उसके लिए एक स्टेक बनाया जाए। स्टेक का मतलब होता है जहां पे फांसी दिया जाता है। स्टेक बनाया जाए जहां इसे फांसी दिया जाएगा। उन्होंने ऑर्डर दे दिया नया स्टेक बनाने के लिए। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक, जब वे बना रहे थे, शार्पेन तेज कर रहे थे जहां पे उसे फांसी दी जाएगी, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल
इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल, अंत में उस अपराधी को फांसी की सजा देने के लिए वो सब कुछ वहां पे क्या हो गया, तैयार हो गया था। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ रेडी हो गया, एवरीथिंग, उसके लिए स्टेक भी बन गया, सब कुछ बन गया, रेडी हो गया, जहां फांसी देना था वह सब कुछ ओके बन गया। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ क्या कि इट अकर्ड, एक घटना घटी टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के दिमाग में एक बात आई, घटना घटी, दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। उसके दिमाग में एक बात आया मिनिस्टर के कि ये जो मर्चेंट है, घर का मालिक जो है, हाउस ओनर जो है, वो बड़ा ही दुबला पतला आदमी है, और इतने दुबले पतले आदमी जो है, यह इस स्टेक पे इसका गला जो होगा अच्छा से प्रॉपरली सही नहीं लगेगा इसमें, जब फांसी दिया जाएगा तो ये पतला आदमी है, और थोड़ा सा जो वहां पे बना हुआ था स्टेक जहाँ पे फांसी दिया जाता, वो थोड़ा सा बड़ा बन गया था। तो उसके दिमाग में यह है कि ये तो बहुत दुबला पतला आदमी है, तो इसको तो इस स्टेक में यह सेटे नहीं करेगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो मिनिस्टर ने उस राजा के कॉमन सेंस से अपील किया, आग्रह किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो राजा भी इस बात को जब सुना कि ओ माय गॉड, स्टेक बना थोड़ा सा मोटा वाला आदमी के लिए बन गया, ये तो अब क्या किया जाए। राजा भी बेचारा चिंतित हो गया, काफी दुखी हो गया, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, काफी ज्यादा चिंतित था। व्हाट शैल वी डू, he said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stick। तो राजा भी चिंतित, साथ में मिनिस्टर भी परेशान कि किसी ना किसी तरह से अब किया क्या जाए, ये तो पतला आदमी है, यहाँ सेटे नहीं करेगा ये। तब जाके हुआ, फिर बातें होने लगी कि तब क्या किया जाएगा। राजा ने कहा फिर क्या किया जाए। When suddenly it struck him, तो अचानक ही उनके दिमाग में ये बात आई। स्ट्रक का मतलब क्या होता है, हल्का धक्का देना। तो फटाक से कर एक बात दिमाग में आई कि all they needed to do was to find a man। यहाँ पे जरूरत है कि सब लोग जो हैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो फैट इनफ टू फिट द स्टेक, जो कि इस स्टेक में सेट होने के लिए पर्याप्त हो। यानी कि अब एक मोटे ताजे व्यक्ति की आवश्यकता यहाँ पे है, ताकि उसे यहाँ पे क्या किया जाए, स्टेक में सेट होने लायक व्यक्ति हो। अब उसको ढूंढो, देखो कहाँ है ऐसा आदमी, यह आदमी आखिर है कहाँ, पता लगाओ। उन लोगों को मोटा आदमी चाहिए, किसी ना किसी को टांगना है, तो मोटा आदमी को जाओ ढूंढो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। जो भी वहां पे सिपाही थे राजा के, सबको तुरंत भेज दिया गया, जाओ शहर में ढूंढो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस स्टेक में फांसी के फंदे में यहाँ पे वह आके बढ़िया से सेट करे, बढ़िया से सेट करे। जाओ ढूंढो उस व्यक्ति को, कहाँ है वो आदमी। एंड देयर आइज, देयर का मतलब होता है उन सिपाहियों की, सिपाही, देयर आइज, सिपाहियों की आंखें, फेल ऑन द डिसिपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice, wheat and hay। तब सिपाहियों की नजर उस डिसिपल पे पड़ी जो कि काफी सस्ते चीज खाकर वह काफी मोटा हो गया था। सस्ते चीज बनाना, राइस, वेट और घी खा खा के वह क्या हो गया था, मोटा हो गया था, सांड की तरह एकदम इतना मोटा हो गया था। और राजा को, मंत्री को मोटा आदमी चाहिए था ना, जिसे वह आसानी से जिसे फांसी दिया जा सके, ठीक ना, आसानी से फांसी दिया जा सके। तो सर्वेंट्स का नजर उसके ऊपर अंततः फाइनली पर ही गया। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, तो वे लोग गए और उसे पकड़ लिया, उस डिसिपल को पकड़ लिया। तो उसने कहा
आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने आखिर गलत क्या किया है कि आप लोग मुझे पकड़ रहे हो। आई एम सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ, साधु हूँ। ही क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा मैं तो सन्यासी हूँ, इनोसेंट हूँ, मैंने गलत काम क्या किया है कि आप लोग मुझे पकड़ रहे हैं। दैट मे बी ट्रू, हो सकता है तुम इनोसेंट हो, बट इट इज द रॉयल डिक्री। या रॉयल डिक्री का मतलब होता है यह राजा की तरफ से एक डिक्री है। डिक्री का मतलब क्या था, ऑर्डर, यह आज्ञा है कि वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। राजा का ये ऑर्डर है कि हम लोग वैसे आदमी को ढूंढे जो इस स्टेक पे अच्छा से फिट हो सके, एकदम मस्त सेट कर सके, कि फांसी भी दिया जाए तो लगे कि हाँ हाँ ये बात अच्छी है, ये ठीक है। दे सेड, सर्वेंट्स ने कहा, सिपाहियों ने, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और फिर हुआ क्या कि वे लोग जो थे उसे पकड़ के ले गए उस प्लेस पर, किस जगह, जहां पे फांसी दिया जाना है, जहां पे स्टेक बना हुआ है नया, वहां पे उन लोगों ने उसे पकड़ के उसे ले गए। He remembered his wise guru's words. तब जाके उस समय उस शिष्य को अपने गुरु की बुद्धिमानी भरी बातें याद आई। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। देखिए क्वेश्चन है ये कि दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है, यह मूर्खों का शहर है। ये बात ध्यान में फिर याद आई। यू डू नॉट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ। जब वह अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा था कि फांसी दिया जाएगा, उस समय ये सब बातें याद आई कि ये मूर्खों का शहर है और तुमको ये भी मालूम नहीं कि आगे वे लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। He prayed to his guru in his heart. अपने तहे दिल से उन्होंने अपने गुरु को क्या आवाज लगाया, एकदम मन से ही, मन उन्होंने अपने गुरु को आवाज दिया, asking him to hear his cry wherever he was। और ये कहते हुए मन ही मन कि हमारी, और चिल्लाते हुए उसने कहा कि आप जहां कहीं भी हो मेरी बातें को सुने, मेरी बातों को सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। जो गुरु थे वे विजन, मन ही मन सब कुछ देख लेते थे, उनको किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं, वो मन ही मन आंख बंद भी करते थे तो वह सारी चीजों को देख लेते थे जिस चीज को उनको जरूरत होती थी, वो देख लेते थे। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास एक जादुई क्षमता थी कि वे घर में भी बैठे हैं तो बाहर की चीजों को वो समझ जाते, देख लेते थे कि हो क्या रहा है। ही कुड सी फार, वह दूर से ही उसे देख लेते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। और उनमें एक ऐसी मैजिकल पावर थी कि वे फ्यूचर को समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट को समझते थे उसी तरह से वे फ्यूचर को भी समझ जाते थे कि आगे क्या होगा। प्रेजेंट और पास्ट। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। वह मन की गति से वह तुरंत ही वहां पे अपने डिसिपल शिष्य को बचाने के लिए पहुंच गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्टार्ट थ्रू लव ऑफ फूड। और उसे बचाने के लिए आ गए जो कि फंस गया था इनटू मच स्टार्ट। जो स्टार्ट का मतलब होता है परेशानी में, ट्रबल में, जो बहुत परेशानी में था, थ्रू लव ऑफ फूड, भोजन, सस्ती भोजन करने के लालच में जो फंस गया था, उसे बचाने के लिए वहां पे उसके गुरु तुरंत ही हाजिर हो गए। यहाँ पे इसको ड्रॉप करते हैं। अच्छा, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? इसको ड्रॉप करते हैं यहीं पर, ठीक ना। और जो बच गया वो नेक्स्ट क्लास में करके फिर हम लोग नॉन फाइनाइट करेंगे, ठीक ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, किसी को भी है कोई दिक्कत तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को?
चलिए, देन आज के लिए बस इतना ही चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस आप कर सकते हैं, कोई परेशानी है? नो सर, नो सर, नो सर, एकदम क्लियर कट। तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर भी हम आपको करवा देते हैं, उस दिन क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया जाएगा। इसी में हम आपको समझा देंगे पूरा बढ़िया से, जिसको जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व किया जाएगा और फिर हम लोग नॉन फाइनाइट करेंगे। डन? ओके, थैंक यू, नाइस डे टू ऑल, शुक्रिया, बाय बाय।